हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के 2 मार्क्स के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फाइनली इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करें और सबसे पहले हम समझेंगे अपने एनालिसिस 7 सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट को। तो अगर हम यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चनों की बात करें तो यही हमारे क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर जो हमारे एग्जाम के सेक्शन ए में आपको देखने को मिलते हैं। अब इनका प्रॉफिट क्या है, तो देखो सबसे जो हम यहाँ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली मिल ही जाते हैं, और बाकी आपके क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपका रिविजन कर देते हैं पूरा का पूरा, और आपको लॉन्ग क्वेश्चनों में हेल्प करते हैं, और एक तरह से कंप्लीट बोला जाए तो आपका निचोड़ मिल जाता है। यानी कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट सेकंड या फिफ्थ तक है उन सब में कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंट्रोडक्शन है, सबका आपको एक कंप्लीट निचोड़ मिल जाता है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप समझो कि इस वीडियो को हम क्या करेंगे, तो इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। यानी कि जो आज की ये वीडियो है ये हमारा रहेगा पार्ट 1, और इसमें हम कवर करेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड को, और इसमें हमारा पूरा पार्ट कवर हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला। अब एक और चीज़ हमारे इसमें क्या है, क्रोमेटोग्राफी है, और इसमें हमारी आती है यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। तो इसको हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें कवर करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या था कि सिलेबस हमारा प्रॉपर कवर नहीं हो पाया है, तो इस चक्कर में हमने क्या किया कि इनके क्वेश्चन हमने निकाले अच्छे से डीपली, जिससे आपका पूरा का पूरा इंट्रो पार्ट हो जाए अच्छे से, और पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें मतलब आपको जो नोट्स मिलेंगे वो तो आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह समझा दूंगा कि अगर बाई चांस आपको जरूरत पड़ती है तो आप लॉन्ग में भी इसको लेकर आ सकते हो। तो यही रीजन है कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम समझते हैं अपना पार्ट 1, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के स्पेक्ट्रोस्कोपी के सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चनों को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोगों से कमेंट में है कि कमेंट्स में लिख के बताओ कि डिफाइन एनालिसिस, यानी कि जो हमारे ये सब्जेक्ट है इससे आप क्या समझते हो कि डिफाइन करो एनालिसिस को। और उसके अलावा जो हमारी ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स है ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट के आगे नाम के आगे क्यों लिखा गया है। तो इस पूरे सब्जेक्ट का मतलब आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। देखते हैं कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। फाइनल एग्जाम आ गए, देखते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए, तो पहला हमारा इसके अंदर क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर सिंपल हम बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अगर हम सिंपली बोलें तो ये हमारी एक तरह से साइंस की ही ब्रांच होती है, यानी कि इसके अंदर हम साइंस की बातें करेंगे, और इसके अंदर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की एनालिसिस करते हैं वाई यूजिंग द लाइट। यानी कि इसमें एक लाइट का यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। अब ये हमारी एएमआर वाली लाइट वही है जिनके अंदर हमारी एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज, विजिबल लाइट, ये सब आती हैं। अब इनके बारे में आपने ऑब्वियसली बात सुनी होगी। एक्स रे तो आपने सुना ही होगा, जिसमें अगर हमारा हाथ में प्लास्टर वगैरह फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरह की रेज हमारी जो है वो हमारी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर आती है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट रेज होती है। तो उन्हीं रेज का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। वही हमारी क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। अब इसको कुछ इस तरह समझो कि मान लो हमारे पास एक ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर कुछ हमारे क्या है, सैंपल यहाँ पे पड़े हुए हैं अंदर। अब हमको नहीं पता ये कौन से हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे। और ये कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने की कौन सा है, तो हमारा हो गया क्वालिटेटिव, और इसके हमने मेजर किया अमाउंट को, तो वो हमारा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गई। तो इस तरह से हमारा पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे खेल होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो वही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम पता लगा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब हमारी जितने भी आगे आने वाली जो भी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी हो गई या आईआर हो गई, उन सब में हम क्या करेंगे, इन्हीं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मेजर करते हैं। तो हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफाइन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिंपल सा फंडा है कि ये हमारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस है बाय यूजिंग द यूवी एंड विजिबल लाइट। यानी कि हमारे नाम के आगे क्या लिखा है, यूवी विजिबल है, तो बस इसमें हम क्या करेंगे, अपनी यूवी लाइट और विजिबल लाइट दोनों का यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब रेंज आपको यहाँ पे समझनी है, तब इनका खेल समझेगा। तो जो हमारी यूवी वाली लाइट है उसकी हमारी रेंज होती है लगभग 200 से 400 नैनोमीटर तक होती है। अब जो हमारी विजिबल वाली लाइट है उसकी रेंज होती है लगभग 400 से 800 नैनोमीटर तक होती है। तो यहाँ पर हम दोनों का, ये दोनों हमारी अलग अलग होती हैं, तो यहाँ हम दोनों का यूज करेंगे तो हमारी रेंज बनेगी लगभग 200 से 800 नैनोमीटर तक। तो इस रेंज की, यानी कि इस वेवलेंथ की हम क्या करेंगे, लाइट को पास करके किसी भी सैंपल को डिटेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कहलाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। अब इसमें प्रिंसिपल हमारा काम करता है वियर-लैम्बर्ट्स लॉ, जिसको हम क्या करेंगे आगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। अब हमारे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म। यानी कि हमारे पास कुछ टर्म्स है, इनको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। अब इसमें हमारा पहला टर्म आता है क्रोमोफोर्स। तो क्रोमोफोर्स एक्चुअल में क्या होता है कि ये या तो हमारा कोई मॉलिक्यूल्स होगा या पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, जो हमारा एक्चुअल में क्या करता है
किसी भी चीज़ को देखने के लिए यानी कि उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि वही मैंने आपको जो नोट्स में भी समझाया था कि मान लो अगर ये हमारी क्या बोलेंगे इसको, पिंक कलर या ऑरेंज कलर की हमारी ये पेंसिल है, तो ये कलर हमको ऑरेंज ही क्यों दिख रहा है, तो इसके पीछे रीजन हमारे आते हैं क्रोमोफोर। यानी कि जो हमारा ऑरेंज कलर या जो कंपाउंड है इसके अंदर कोई ऐसा एक केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये हमको ऑरेंज कलर का दिख रहा है और किसी कलर का नहीं दिख रहा है। तो इस तरह हमारे ये क्रोमोफोर काम करते हैं कि हमारा कोई भी मान लो कोई सब्सटेंस होगा उसमें ये कलर को इंपार्ट करता है, यानी कि कलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल समझ लो, मान लो हमारे पास एक कलर लेस बेंजीन है, यानी कि एक बेंजीन है जिसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं है। तो अगर इसमें हम कोई भी एक नाइट्रो कंपाउंड को ऐड कर देते हैं तो इसका कलर हो जाएगा हमारा पेल येलो कलर। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रो कंपाउंड हमारा है वो हमारा येलो कलर शो करता है। तो जब हमने इस कलर लेस में डाला बेंजीन में तो हमारा लगभग पेल येलो कलर हमको यहाँ क्या शो होने लग गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, देखो क्रोमोफोर आप समझ गए। अब यहाँ एक और चीज़ आती है, इसका नाम क्या होता है, हमारा ऑक्सोक्रोम होता है। तो ऑक्सोक्रोम हमारा यही समझ लो कि उसका मतलब क्या होता है कि वो हमारा कलर एनहांसिंग ग्रुप है। यानी कि क्रोमोफोर हमारा रिस्पॉन्सिबल था कलर के लिए, लेकिन जो ऑक्सोक्रोम है वो अगर किसी भी क्रोमोफोर में आके लग जाएगा तो उसके कलर को और ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी कि इंक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल समझो यही वाला कि कलरलेस बेंजीन था, हमने नाइट्रो कंपाउंड डाला, पेल येलो कलर हो गया। अब अगर इसमें हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और डाल दें, यानी कि मान लो हमने एक OH ग्रुप इसमें और ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या है, ये एज अ ऑक्सोक्रोम वर्क करेगा और ये हमारा क्या करेगा, इस पेल येलो कलर से इस बेंजीन को क्या कर देगा, डार्क येलो कलर का कर देगा। तो ये हमारा होता है ऑक्सोक्रोम और ये हमारे होते हैं क्रोमोफोर। यानी कि ये हमारे क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक और काम इन चीज़ों के होते हैं वो आप समझो कि ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे वेव लेंथ को भी इंक्रीज करते हैं। क्या चीज़ है वो हम थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। तो ये ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर आप दोनों के बारे में यहाँ समझ गए, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब थर्ड चीज़ हमारी यहाँ पे आती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। तो इसके लिए बेसिक फंडा समझो कि हमारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सैंपल हमारे हैं उनकी हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं। तो मान लो ये हमारा बीकर है और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा है और उसमें ये हमारे क्या है, सैंपल है जिसको मैं क्या कर रहा है, डिटेक्ट यानी कि पता लगा रहा है कौन सा क्या कैसे है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी EMR वाली लाइट को पास करते हैं। तो जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट पास करेगी तो ये हमारी क्या करते हैं, कुछ एनर्जी अपने अंदर कंटेन करते हैं, यानी कि इनमें होती है कुछ एनर्जी। तो जैसे ही हमारी ये क्या रही इन सैंपल के पास जाती है तो ये हमारे जो सैंपल के पार्ट है यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं ये उस एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और मतलब लाइट को एब्जॉर्व करेंगे तो इनके अंदर एनर्जी भी आ जाएगी। तो जैसे इनके अंदर एनर्जी आती है ये हमारे क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट से हमारे क्या चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, जहाँ पे क्या चले जाते हैं। राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लेना। तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो उसी पर कुछ हमारा फंडा काम करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, कि जब हमारे ये क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो जैसे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट को एब्जॉर्व करेगा वो हमारा क्या करेगा, अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और उस कंडीशन में वो क्या करेंगे कि वो पहले बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं तो वहाँ से वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ शो कर दूंगा, उससे आप समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या चीज़ है। बाकी अगर आपको डिटेल्स में ये सब समझना होगा तो हम ऑलरेडी अपनी जो है लॉन्ग वीडियोस फर्स्ट चैप्टर और यूनिट सेकंड दोनों की बना चुके हैं, वो जाके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन इसमें आता है कि डिफाइन स्पेक्ट्रल शिफ्ट, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, इनके बारे में आपको समझना है। तो स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में पहले समझो कि ये चीज़ होती क्या है। तो सिंपल सी बात है कि हमने जो यहाँ पे बात की कि जैसे ही हम ये EMR लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं, हमारे जो सैंपल है वो उसको एब्जॉर्व करेंगे और एब्जॉर्व करने के बाद ये क्या करेंगे, कुछ वेवलेंथ शो करते हैं, उसी वेवलेंथ से हम इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पूरा फंडा डिटेल में आप जो है लॉन्ग वीडियो में समझ सकते हो। तो इसी तरह से हमारा स्पेक्ट्रल से यहाँ कुछ काम करता है कि जैसे हमने यहाँ पर ये पूरा फंडा चलाया, हमने क्या किया, यहाँ से अपनी EMR की लाइट पास की, यहाँ सॉल्वेंट ने एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे कुछ ना कुछ उसने चेंजेस दिखाए अपने अंदर। तो अगर हम क्या करें कि जो हमारा ये सैंपल था इसमें जो सॉल्वेंट है, अगर इस सॉल्वेंट को हम चेंज करते हैं या अगर हम इस जो हमारा सैंपल था इनके अंदर कोई स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन थी वो भी हमारी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यही चीज़ हमारी स्पेक्ट्रल शिफ्ट कहलाती है कि जो हमने ये पूरा फंडा किया, अगर इसके अंदर हम इस सैंपल को या इस सॉल्वेंट को यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो जो हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही थी, जो हमारी ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहा था, वो सब फंडा हमारा क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं बदल जाता है। हमारी वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम, वो सब चीज़ें हमारी बदल जाती हैं। तो वही हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट होता है। इसमें दो शिफ्ट हमारे हमने पढ़े, यहाँ एक रेड शिफ्ट है, एक ब्लू शिफ्ट है। मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो कर दूंगा, उसमें आप ये चारों चीज़ों को देख सकते हो। तो अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पर दिखाऊँ तो मान लो इस तरह का हमारे पूरा का पूरा क्या होता है, ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारी जो मतलब मान लो इस जगह पर हमारा स्टेबल कोई भी सॉल्वेंट है, तो अगर हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में हमारा क्या हो रहा है, किसी भी वजह से अगर हमारी उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है और वेवलेंथ हमारी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। इसका नाम हमारा क्या होता है, बैथोक्रामिक शिफ्ट होता है। यानी कि अगर हम डिफाइन करें तो इट इज एन इफेक्ट इन विच द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज शिफ्टेड टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो लॉन्गर वेवलेंथ के साथ शिफ्ट कर जाता है और ये हमारा किसी भी या तो ऑक्सोक्रोम की वजह से होगा या किसी सॉल्वेंट की वजह से होगा। वही मैंने बताया कि ऑक्सोक्रोम हमारे क्या होते हैं, जो किसी की वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं और कलर को इंक्रीज भी कर देते हैं, तो उस वजह से हमारी क्या है, इधर की तरफ बढ़ जाती है, ये रेड शिफ्ट है। अब किसी भी वजह से अगर क्या हो जाता है कि हमारी जो ये शिफ्ट है वो अगर हमारा इस तरफ मूव कर जाता है
यानी कि हमारा जो वेवलेंथ है वो हमारी शॉर्टर होती है, यानी कि कम होती जा रही है, हमारी एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, तो उस केस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। तो रेड शिफ्ट जब हमारी इधर जाए मूवमेंट, और ब्लू शिफ्ट जब हमारी क्या है, मूवमेंट इधर जाए। अब ये हमारे किसी भी सॉल्वेंट की वजह से होता है। तो अगर एग्जाम्पल में बताऊं कि मान लो अगर हम कोई भी हमारे जो सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी अगर हम कम कर देते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम करते हैं, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, उसका एक्वस नेचर, यानी कि अगर हम कोई भी सॉल्वेंट हमने मान लो जो अभी हमने पहले लिया, उसमें अगर कोई सॉल्वेंट हम नॉन एक्वस का डाल देते हैं जो हमारा पोलर नहीं है, तो उसकी पोलैरिटी कम हो गई। तो अगर हम पोलैरिटी कम करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ज़्यादा दिखाएगा और हमारी वेवलेंथ ज़्यादा दिखाएगा। यानी कि अगर सिंपल हम बोल सकते हैं इस ओवरऑल से कि जो हमारी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, अगर उसमें जो हम सॉल्वेंट सैंपल वाला यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम नॉन पोलर यूज़ करते हैं तो हमको जो वेवलेंथ है, एब्जॉर्प्शन है, वो थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी। तो यही फंडा हमारा सिंपल यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्लू शिफ्ट वही मैंने बताया कि इसमें जो हमारी है शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि हमारी इसमें वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इस साइड भरता है। तो ये हमारा था यहाँ पे क्वेश्चन। अब हमारा फिफ्थ आता है, राइट प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये चीज़ हमारी किस चीज़ पे काम करती है, तो ये जो हमारा पूरा प्रिंसिपल है ये हमारा काम करता है बीयर-लैम्बर्ट लॉ पर काम करता है। अब जो बीयर-लैम्बर्ट लॉ उसके अकॉर्डिंग हमारी दो चीज़ें आती हैं। एक हमारा आता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और एक हमारा इसमें आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ क्यूबिट। अब इसको समझिए ये पूरा फंडा है क्या। तो लेट करो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा सैंपल है, सॉल्यूशन है, और इसके अंदर ये सैंपल है हमारे, तो हमें इन्हें ही पता लगाना है कि ये हमारे कितने हैं, यानी कि इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है। तो यहाँ से हम अपनी ईएमआर वाली लाइट पास करेंगे। अब ये लाइट जब हमारी इसको क्रॉस करेगी तो जो हमारे सैंपल है इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया है उस लाइट को हम क्या कर लेते हैं, मीजर कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है हमको कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल यहाँ पता लग जाता है, क्योंकि भाई सिंपल बात है कि यहाँ पर जितने ज़्यादा सैंपल होंगे वो उतनी ही ज़्यादा लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसी बेस पर हमारा ये काम करता है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, यानी कि हमारे कंसंट्रेशन जितने ज़्यादा हमारी एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा। दूसरी हमारी यहाँ पर डायरेक्टली होता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब ये जो हमारी लेंथ है ये कितनी है। तो भाई जितने बात है कि अगर हमारे सैंपल ज़्यादा होंगे तो हमारी ये पाथ लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बड़ा कंटेंट चाहिए, पाथ लेंथ बढ़ जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों पर हमारी डिपेंड करती है ये ईएमआर लाइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एब्जॉर्प्शन को पता लगा देते हैं और उसके बाद हम उसकी कंसंट्रेशन को ऑटोमेटिक पता लगा लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू एप्सिलॉन CL। अब A इक्वल टू होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और एप्सिलॉन का मतलब होता है एब्जॉर्बिटी। इसको हम कई जगह A से भी डिनोट कर देते हैं, छोटी वाली A। C फॉर होता है कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल जो मैंने यहाँ बताया, और L फॉर होता है हमारा पाथ लेंथ जो यहाँ पे आपने देख ली। तो यही था हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेल्स में आप लॉन्ग में देख सकते हो। सिक्स क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन वेवलेंथ सिलेक्टर। तो वेवलेंथ सिलेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, मोनोक्रोमेटर के बारे में अगर आप जानते हो तो उसी से कुछ मिलता जुलता है कि ये हमारा पोलोक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक में बदलता है। कैसे, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो हम यूवी लाइट या कोई भी लाइट पास करते हैं किसी सैंपल के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो इतनी सारी भाई हर एक मतलब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को पास करता है। और हमको मान लो ये सैंपल के लिए चाहिए कुछ फिक्स लाइट, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, वेवलेंथ सिलेक्टर। ये सिलेक्टर क्या करेगा, अगर हमने मान लो इस तरह यहाँ लगा दिया, इस तरह लगा दिया, तो ये क्या करेगा, सभी जो भी हमारी लाइटें आ रही हैं सबको अपने पास रोक लेगा और केवल जो हमको डिजायर्ड वेवलेंथ यानी कि जो हमको वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए सिर्फ उस वाली लाइट को यहाँ पास करेगा वो सैंपल के लिए। तो यही हमारा होता है वेवलेंथ सिलेक्टर कि ये एक तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट से मोनोक्रोमेटिक लाइट में बदलता है, बाकी या तो हमारा ये फिल्टर हो सकता है या मोनोक्रोमेटिक होता है। बाकी ये क्या करता है कि इट एब्जॉर्ब द ऑल रेडिएशन, जितनी भी रेडिएशन आई सबको ये एब्जॉर्ब करेगा, बट पास द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ओनली। पर पास किसको करेगा, जो हमको चाहिए सिर्फ उसको पास करता है। तो यही हमारा था वेवलेंथ सिलेक्टर के बारे में, बाकी सबको क्या करेगा, ये रिजेक्ट कर देता है। अब हमारा सेवंथ इसमें आता है डिफाइन पीएमटी एंड फोटो ट्यूब डिटेक्टर। तो पीएमटी डिटेक्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें हम अगर कोई मान लो हमने यहाँ से वही ओवरऑल है कि यहाँ से हमारा ये निकला, यहाँ वेवलेंथ सिलेक्टर ने ये भेजा। अब इसके बाद जो हमारा ये लाइट निकलेगी उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, तो वो हम करते हैं डिटेक्टर्स के अंदर। तो इसमें पहला हमारा पीएमटी है। तो पीएमटी में सिंपल क्या है कि अगर मान लो हमारे जो सिग्नल आ रहे हैं वो अगर वीक भी आ रहे हैं तो पीएमटी वाला उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नाम से समझो क्या है, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है। किस तरह काम करता है, तो आप ये छोटा सा डायग्राम ही सही लेकिन इसको बना के जरूर आना। अगर 2 नंबर में आता है, कहीं भी आता है, इसको आप बनाकर आ जाओगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो मान लो यहाँ से कोई भी हमारा जो चीज़ आएगी, ये भी सिग्नल आया वो इधर आएगा और पहले नंबर पर हमारा ज़्यादा फोटो कैथोड को, तो इसको हम फोटो कैथोड बोलते हैं। इस पर जैसे ही आएगा यहाँ पर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो ये जो प्रिंसिपल हमारा पीएमटी का वो हमारा होता है सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर जैसे ही आया, यहाँ से हमारे एक अगर मान लो सिग्नल आया पतला, तो इसका यहाँ पे डबल हो गया, फिर यहाँ से इधर डबल और 4 गुना हो गया, फिर इधर 6 8 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 12 गुना, और इस तरह करते करते हमारा एक वीक सिग्नल यहाँ लार्ज सिग्नल में हमको मिल जाता है। और इस लार्ज सिग्नल को हम क्या करते हैं, ईजिली यहाँ पे अपने जो भी रीड आउट डिवाइस होते हैं उसमें हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये पीएमटी पूरा का पूरा काम करता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो कैथोड बोलते हैं। और ये जो हमारी चीज़ है इनको हम क्या बोलते हैं, डायनोड बोलते हैं। तो ये फंडा आप याद रखो, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ लिखा हुआ है वो आप समझ सकते हो कि ये हमारा क्या है, सेंसिटिव डिटेक्टर होता है और ये हमारे अल्ट्रावायलेट लाइट इसी में हमारा पूरा यूज़ किया जाता है।
जाता है। और बाकी थोड़ी बात है, ये वर्किंग आप इस तरह चाहो तो बना के लिख के आ सकते हो। तो ये हमारा था पीएमटी। सेकंड हमारे इसमें आता है फोटो ट्यूब डिटेक्टर के बारे में। तो फोटो ट्यूब के बारे में अगर बात करें तो इसमें इस तरह की हमारी एक पूरी ट्यूब होती है, यहाँ पे दिख रही होगी, और यहाँ पर भी सेम फंडा इसी तरह होता है। एक फोटो कैथोड है, एक हमारा एनोड है, और यहाँ पे जैसे करंट पास होता है फोटो कैथोड से हमारा एनोड की तरफ क्या होती है, मूवमेंट होती है, और सिग्नल हमारा पूरा जनरेट हो जाता है। और सिग्नल को हम क्या करते हैं, अपनी जो भी रीडिंग दबाते हैं उसमें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यही है कि ये हमारा एक इवेल्युएटेड ग्लास ट्यूब कंटेन करता है, जिसके अंदर एक फोटो कैथोड है, एक कलेक्टर एनोड है। जैसे ही हम यहाँ पर अपनी क्या करेंगे, यूवी लाइट को यहाँ पे डालेंगे, यूवी लाइट जैसे ही डिटेक्टर के ऊपर पड़ेगी, ये हमारी जो सिग्नल है वो पूरे चालू हो जाएंगे, कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और हमको जो भी सिग्नल चाहिए वो हमको फाइनली मिल जाता है। तो इस तरह ये चीज़ हमारी यहाँ पे काम करती है। एक क्वेश्चन आता है कि राइट सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसके अंदर यही है कि जो हम अपनी ये पूरी एनालिसिस कर रहे थे उसमें हम सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वही मैंने अभी आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि सॉल्वेंट से हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को यहाँ चेंज कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो अगर हमने क्या किया, ये लाइट हमने यहाँ पे पास की, और अगर ये लाइट किसी भी सैंपल के पास यहाँ पे जा रही है तो ये सैंपल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट हमारी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कहलाती है। और इसको हम जो है वेवलेंथ के रूप में भी यहाँ पे जान सकते हैं। तो यही हमारा होता है, इसको हम क्या करते हैं, लैम्बडा मैक्स यहाँ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्वेंट का। तो भाई ऑब्वियसली बात है, सॉल्वेंट क्या करेगा, हमारी इस चीज़ को चेंज कर देता है। कैसे करता है, तो बस इसको समझ लो थोड़ा सा। तो अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिसकी क्या है, पोलैरिटी हमारी कम है, यानी कि उससे हम जब वो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो पूरे सॉल्यूशन की पोलैरिटी डाउन हो रही है, वो हमारा क्या हो रहा है, नॉन एक्वस नेचर का ज़्यादा बन रहा है, तो उसकी हमारी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हमारी पोलैरिटी ज़्यादा हो रही है तो मैक्सिमम हमारा कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमको भाई मैक्सिमम थोड़ा अच्छा चाहिए, तो हम मोस्टली यूज़ में क्या करते हैं, 95% इथेनॉल का यूज़ करते हैं। तो इथेनॉल हमको पता है कि भाई पोलैरिटी थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो यही रीज़न है कि हमारा इस तरह पूरा काम करता है। 9th क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस। तो ये हमारा एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजुअल के अंदर आता है। क्या कैसे होता है इसको समझ लो। तो सिंगल में क्या होता है कि जो हमने आपको बताया कि मान लो ये हमारा पूरा क्या है, सैंपल हम इसमें बनाएंगे और इसके अंदर हमारे ये सैंपल भी मिले होंगे। तो कई बार क्या होता है, सैंपल के साथ हमारी भाई एक्सिपिएंट वगैरह भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सिंगल में सिंपल क्या है कि अगर हम यूवी लाइट पास करते हैं और उसके अंदर अगर जो हमारा मेन एक्टिव इंग्रीडियंट है सिर्फ अगर वही हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस केस में हम इस सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और अगर इन द केस उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे ये सैंपल है उनके साथ उसके जो एक्सिपिएंट हो गए, बाकी का कोई मान लो सेकेंडरी ड्रग हो गए, वो सब चीज़ अगर हम क्या करें, एब्जॉर्ब करें हमारी लाइट को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टी कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो भाई ऑब्वियसली बात है, सिंगल वाला हमारा सिंपल हो गया, भाई कोई एक ही करेगा तो हम करेंगे, उसका हम यहाँ निकाल लेंगे। मल्टी में क्या है कि भाई ड्रग के साथ वाले भी उसको एब्जॉर्ब करें तो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम इसमें ये वाला यूज़ करते हैं। तो वही हमारा सिंपल था, सिंगल एंड मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर मेथड यहाँ पे सिंपल लिख रहे हैं कौन कौन सा हम यूज़ करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे इसमें आता है डिफाइंड फ्लोरीमेट्री के बारे में। तो फ्लोरीमेट्री एक्चुअल में क्या होती है, इसको छोटा सा फंडा समझो कि भाई हमेशा की तरह हम क्या करें, यहाँ से अपनी लाइट पास करेंगे, तो जो हमारे यहाँ पे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे ये लाइट को एब्जॉर्व करेगा, ये हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पे कट करेंगे, तो जैसे ये लाइट कट होगी, ये हमारी कट होगी, ये हमारा क्या होगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यानी कि वहाँ पर ये रुक नहीं सकता। तो जैसे ही हमारा ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट से वापस यहाँ पे आता है, तो ये क्या करता है, जो इसने लाइट एब्जॉर्ब की उसको क्या करता है, एमिट करता है, यानी कि एमिशन ऑफ लाइट करता है। तो इसी एमिशन ऑफ लाइट के सिद्धांत पे हमारा काम करता है फ्लोरीमेट्री, कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस एमिशन ऑफ लाइट को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। और ये भाई ऑब्वियसली बात है कि जितनी लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो निकालेगा। अगर आपको मान लो कोई 200 रुपये दे रहा है, तो अगले हाथ में आप उसको 10 ही पकड़ाओगे। वही है, जितनी गालियाँ सुनाओगे उतनी आपको सुननी मिलती, कई बार ज़्यादा भी मिलती है। तो इस केस में क्या, जितना आप एब्जॉर्ब करोगे लाइट को, उतना ही क्या होता है, यहाँ एमिट भी लाइट करनी पड़ती है। तो उसी एमिशन ऑफ लाइट को हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन ऑफ सेंसर को पता लगा लेते हैं कि जितने ज़्यादा हमारी एमिशन ऑफ लाइट होगी, हमारे जो सैंपल है हमारा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो वही एब्जॉर्प्शन का फंडा था, वही हमारे यहाँ एमिशन के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फिनोमेना इन विच वी फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस। यानी कि जो हमारी ये एमिशन ऑफ लाइट है, इसको हम मेजर करके हम किसी भी जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को पता लगा सकते हैं। सिंपल है कि अगर एमिशन ऑफ लाइट हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल है वो हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा एमिट करेगा। अब यहाँ पर दो बातें होती है, वो आप समझ लो। एक हमारा टर्म आता है फ्लोरेसेंस, एक हमारा टर्म आता है फॉस्फोरेंस। इसको यहीं समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एमिशन ऑफ लाइट, जब हम यहाँ पे जो हमने जैसे ये लाइट एब्जॉर्ब की, ये हमारा ग्राउंड से एक्साइटेड में गया, उसके बाद जैसे ही हमने ये कट की, वो हमारा लौट के वापस आ रहा है। तो ये इस कंडीशन को, यानी कि जब हमारा कोई मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइटेड से हमारा ग्राउंड में आ रहा है, तो उस टाइम पर वो क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। तो जब वो लाइट को एमिट करता है, उस टाइम पर क्या होती है, थोड़ी बहुत चमक आती है। तो उसी चमक को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, आपने जो बाइक वगैरह होंगे या कोई भी आपने बोर्ड देखे होंगे, उनके पीछे एक हमारा क्या होता है, जिसमें नंबर लिखा होता है कि मान लो इतने किलोमीटर दिल्ली है,
इतने किलोमीटर आगरा हमारा, तो जो वो टाइम लिखा होता है ना, वो जो मतलब सॉरी टाइम नहीं, किलोमीटर और नोटिस लिखा होता है, उस पर जो चीज़ होती है वो हमारी फ्लोरोसेंस कहलाती है। यानी कि जैसे हमारी बाइक की या बस की किसी की भी रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वो हमें चमकने लगता है, तो वही चीज़ हमारी यहाँ फ्लोरोसेंस में काम आती है कि फ्लोरोसेंस क्या है, जैसे ही हमारे ये लाइट गई पूरी गई, जैसे ही हमने इसको कट किया, ये हमारे जब एमिशन करेगा लाइट को, तो हमें जो चीज़ दिखाई देगी, मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो बस फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस में अंतर क्या है कि फ्लोरोसेंस क्या है कि जैसे ही हमने ये लाइट कट की, हमें जो दिखना था वो तुरंत बंद हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि भाई ऑब्वियसली बात है, मान लो ये पेंसिल है मैंने, ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर लाइट को बंद कर दूं, पेंसिल दिखना बंद हो गई, ठीक है, तो ये हमारा होता है फ्लोरोसेंस कि हमने जैसी लाइट बंद की तुरंत हमें पेंसिल दिखना बंद हो गई। लेकिन इस केस में एक हमारी नई चीज़ क्या आती है, फॉस्फोरेंस आती है। फॉस्फोरेंस की खासियत क्या है कि अगर मैं इन द केस यहाँ पे लाइट बंद भी कर देता हूँ, तब भी मुझको कुछ सेकंड के लिए क्या होगी, ये पेंसिल दिखती रहेगी। तो अगर ये हमारी लाइट कट करने के बाद भी कुछ टाइम तक वो चीज़ हमको दिखाई दे रही है, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, फॉस्फोरेंस वाली कहलाती है यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन आता है फॉस्फोरेंस हमारा हुआ कैसे। तो इसको इस तरह समझो कि मान लो ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब जैसे ही हमारे यहाँ पर ईएमआर लाइट आएगी, ये हमारी एब्जॉर्बेंस हो जाएगी और ये ऊपर यहाँ कहाँ पहुँच जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगी। तो अब यहाँ पर दो फंडे होंगे, एक तो होगा जैसे ही हमने ये लाइट कट किया, ये हमारा डायरेक्टली नीचे आ गया और वही हमारा फॉस्फोरेंस वाला सीन दिखा कि हमें पेंसिल जैसे हमने लाइट बंद की, हमको क्या होगी, एकदम दिखना बंद होगी। तो ये हमारा फॉस्फोरेंस वाला पूरा का पूरा सीन हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारी और होती है, इसको हम यहाँ पर ये दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल स्टेट बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही मान लो हमने जैसे लाइट कट की, वो हमारा डायरेक्टली नीचे ग्राउंड स्टेट में ना आकर वो चला जाता है यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। तो जितनी देर वो हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इस वाले एक्साइटेड स्टेट से हमारा ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, इस वाली कंडीशन में हमको क्या है, वो जो हमारी चीज़ है वो हमको जलती हुई यानी कि चमकती हुई दिखती रहती है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेंस बोलते हैं। कि यहाँ पर हमारा जो एक और जो कंपाउंड है वो हमारा डायरेक्टली क्या हो गया, ट्रिपलेट स्टेट में चला गया, डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट की जगह। तो इसलिए जब तक वो हमारा एक्साइटेड से ट्रिपलेट में रहता है तब तक वो हमको दिखता रहता है, जैसे ही वो ट्रिपलेट को छोड़ेगा वो हमको दिखना बंद हो जाएगा। तो यही हमारा पूरा फंडा होता है फॉस्फोरेंस का। आई होप दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी। अब हमारे यहाँ 11 क्वेश्चन आता है, डिफाइन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट में सिंपली क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, यानी कि नॉर्मल मान लो कोई भी हमारा सब्सटेंस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पेयर्ड होते हैं तो वो हमारे सिंगलेट स्टेट में कहलाते हैं। अब ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो पेयर्ड नहीं होते, वो अनपेयर्ड होते हैं। यानी कि या तो यहाँ पे एक हमारा अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों हमारे क्या डाउनवर्ड है या दोनों के दोनों अपवर्ड है। अब समझो कि फॉस्फोरेंस हमारा हुआ कैसा था, यही क्लियर कर लो कि जब हमारा यहाँ पर ये कंडीशन क्या होती है, हमारी सिंगलेट स्टेट है, मतलब यहाँ पर या तो एक मॉलिक्यूल हमारा ऐसा होगा तो एक हमारा क्या होगा, ऐसा होगा। तो जब हमारा क्या होता है फॉस्फोरेंस में, जैसे ही हम लाइट कट करते हैं वो हमारा क्या आता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ जाता है। तो उस कंडीशन में इनमें क्या होगी, स्पिन में क्या होगी, चेंज होगी। तो दोनों स्पिन या तो हमारे एक ऐसे हो जाएंगे या हमारे ऐसे हो जाएंगे। तो इन स्पिन को चेंज होने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसी टाइम के दौरान हमको क्या होती है, वो लाइट जलती हुई दिखती रहती है। और यही रीजन है कि इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेंस बोलते हैं। और यही रीजन है कि वो हमारा क्या होता है, सिंगल से ट्रिपलेट एक्साइटेड में आ जाता है। और सिंगल से जब वो ट्रिपलेट में आता है तो उस टाइम पर हमारी जो स्पिन है वो हमारी इस सिंगल से क्या हो रही होती है, ऐसी चेंज हो रही होती है। और इसको चेंज होने में कुछ टाइम लगता है। तो उसी टाइम तक हमको वो चीज़ जो वो जलती हुई चमकती हुई दिखती रहती है। तो यही था इसके लिए एग्जांपल फॉस्फोरेंस के। आपने रेडियम वगैरह पहले देखे होंगे, छोटे पर घड़ी आती थी रेडियम की, तो अगर हम लाइट बंद करते तभी वो हमको चमकती हुई दिखती रहती थी। तो यही हमारे सिंपल से एग्जाम्पल थे। अब हमारे यहाँ 12 क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन। इनको ऐसे समझो कि यही हमारा है कि जो हमारी एनर्जी की लेवल है उनमें भी कुछ अंदर भी हमारी लेयर होती है, मतलब अंदर भी क्या होती है, एनर्जी लेयर। जैसे अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये हमारी B1 है वाइब्रेशन जी, B2, B3, B4 इस तरह है। तो जब हमारा कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऊपर जाता है। तो मान लो अगर वो हमारा B4 पर है तो पहले वो क्या होगा, जैसे ही हम लाइट बंद करेंगे वो B4 से B3 पर आएगा, B3 से B2 पर, B2 से B1 पर, और उसके बाद डायरेक्टली वो क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा और उसकी लाइट बंद हो जाएगी। तो ये जो हमारा कन्वर्जन है कि जब हमारा लाइट बंद की तो जो हमारा लाइट है मॉलिक्यूल्स का है वो हमारा B4 से B3 एनर्जी पे आया, B3 से B2 एनर्जी में आया। तो ये जो अंदर हमारा कन्वर्जन होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे जो हमारे ये एक्साइटेड स्टेट है जब वो ट्रिपलेट स्टेट में आता है तो ये भी हमारा एक तरह से इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। और जब वो यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है इसमें भी अंदर, तो ये भी हमारा इंटरनल कन्वर्जन है। एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या है, इसको समझो कि जब हमारा क्या करेगा, मॉलिक्यूल B1 को भी छोड़ देगा और वो सबसे नीचे आएगा हमारे ग्राउंड स्टेट में, तो उस कंडीशन में ये हमारा कन्वर्जन कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। कि यहाँ पर क्या कर रहा है, वो लाइट को एमिट कर रहा है, यानी कि अब यहाँ पे अपनी एनर्जी को छोड़ रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल कन्वर्जन है। तो वही दोनों फंडा है कि अंदर मूव कर रहा है तो इंटरनल कन्वर्जन, बाहर कर रहा है इनको छोड़ रहा है तो वो हमारा एक्सटर्नल कन्वर्जन हो जाता है। और जो हमारा एक्साइटेड से ट्रिपलेट स्टेट में आता है इसको हम इंटरनल कन्वर्जन के अंदर ही गिनते हैं। अब जो हमारे एक और वर्ड समझो, इंटर सिस्टम कोटिंग। अगर कभी इंटर सिस्टम
इंटर सिस्टम साइज को क्रॉसिंग बोलेंगे कि अगर हमारा फंडा एक्साइटेड से यहाँ ट्रिपलेट मारा तो इस वाले चेंज को हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। तो ये थे हमारे दोनों के डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पे 13 क्वेश्चन हमने क्या डिफाइन फ्लोरोसेंस एंड क्विंचिंग। तो फ्लोरोसेंस मैंने आपको बता दी कि भाई जैसे ही हम लाइट कट कर देते हैं हमें वो चीज़ दिखना बंद हो जाती है, और जब वो एमिट करता है तब हमको वो चीज़ दिखती है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन सबस्टेंस दे एमिट विजिबल लाइट और रेडिएशन नोन एज फ्लोरोसेंस, यानी कि जो हमको दिखती है वो हमारी रेडिएशन फ्लोरोसेंस कहलाती है। क्विंचिंग क्या है, तो बस इस फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को कम, यानी कि जो चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है इसकी इंटेंसिटी जितनी हमको ये दिख रही है उसको थोड़ा सा डाउन करता है, तो ये हमारी क्विंचिंग कहलाती है। डिटेल्स आपको लॉन्ग वीडियो में मिल जाएगी। अब समझते हैं हम अपने एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है फ्लोरीमेट्री के बारे में। तो यूवी वही हमारा डिटेक्शन करता है, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, इंप्योरिटी को डिटेक्ट करके उसको अलग करता है, और क्वांटिटेटिव में हमारी सिंगल कंपोनेंट मल्टी कंपोनेंट ये मैंने आपको बता दी, सिंगल हमारी सिंपल थी ये मैंने आपको पहले ही बता दी है, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक हमारी लॉन्ग वीडियो में अगर आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो। इसमें बस हम टाइट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए, वही हमारी ये सारी चीज़ें होती हैं। 15 क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन फॉस्फोरेंस। तो वही है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइट जब कट कर देते हैं तो उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए हमें क्या होता है वो इंसिडेंट लाइट यानी कि वो चीज़ हमको दिखती रहती है। तो एग्जांपल हमारा इसमें जिंक सल्फाइड है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब 16 आता है एनालिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस, यानी कि फ्लोरोसेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ एनालिस्ट कर रखा है। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना हो तो आप वहाँ जा सकते हो। ये केवल रिविजन के लिए है कि एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल फैक्टर, एक हमारा होता है नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर। ये हमारे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसमें कंजुगेशन आती है, नेचर कौन सा होगा सब्स्टिट्यूट का, रिगिडिटी आती है, इसमें टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ऑक्सीजन, क्विंचिंग आती है। तो केवल मैंने आपको नाम लिख दिया कि आपको जो भी चीज़ है वो याद आ जाए, बाकी आप जो है लॉन्ग वीडियो में अच्छे से समझ सकते हो। 17 हमारा आता है व्हाट इज एब्जॉर्बिटी। तो एब्जॉर्बिटी क्या होती है, तो वही जो हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा था वियर-लेमर्ट्स लॉ में कि A = ABC, या इसको हम जो है एप्सिलॉन भी बोल देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिटी बोलते हैं। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन का क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, हम इसको कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, कितना क्या करेंगे। तो यही हमारा होता है एब्जॉर्बिटी के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसको डिफाइन भी करें तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, यानी कि मान लो यहाँ से हमने कोई लाइट पास की तो यहाँ जो बॉडी कोई भी हमारा सैंपल है वो इस लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी चीज़ को मेजर करने के लिए हम इस एब्जॉर्बिटी यहाँ पे टर्म का यूज़ करते हैं। तो वही हमारी ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख गई होगी। अब बात करते हैं अपनी यूनिट सेकंड की। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपल क्या फंडा है कि ये भी हमारी एक एनालिटिक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की एनालिसिस करते हैं। पर इसमें हम क्या करते हैं, अपने इंफ्रारेड रीजन का यूज़ करते हैं, यानी कि आईआर रेंज का यहाँ पे पूरा का यूज़ करते हैं। यही हमारी होती है सिंपल। अब इसमें क्या करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और डिटर्मिनेशन करते हैं अपनी वही सारी। अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो ये हमारा किस पे काम करता है, तो वही थोड़ा बहुत यूवी की तरह है कि इसमें हम क्या करते हैं, अपनी लाइट को जैसे ही पास कराते हैं हमारे जो सैंपल है वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इनकी बस इसमें खासियत क्या है कि जो हमारे सैंपल है वो हर एक लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, यानी कि जब हम आईआर में लाइट को पास करेंगे तो उसमें हमारी डिफरेंट रेंज होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो सैंपल बस हमारा उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जिसको वो खुद से करता है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, लेट करो ये हमारा क्या है, कोई भी सैंपल है जो अननोन है, यहाँ से हमने आईआर की लाइट पास की, तो जब हम यहाँ से आईआर की लाइट डिफरेंट रेंज की पास करेंगे तो यहाँ पे हमारा सैंपल क्या करेगा, उनमें से हर एक लाइट को क्या करेगा, पास कर देगा, यानी कि भाई एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है और उसको लगभग वो क्या करता है, 2700 सेंटीमीटर इनवर्स की लाइट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है, उसमें से एक ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप पे ये हमारा डिपेंड करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईआर की लाइट को पास करेंगे, ये सैंपल क्या करेगा, यहाँ से 100% क्या करेगा, रिलीज कर देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये आईआर क्या करेगा, हमारी 2700 सेंटीमीटर इनवर्स की लाइट को वो भेजेगा, ये हमारा सैंपल क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ थोड़े से और आगे जाएगा और इस तरह हमारे ऊपर चला जाएगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि जो हमारा ये सैंपल था इसने क्या किया कि इसने हमारी लगभग 2700 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज को क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। और इससे हम पता लगा लेंगे कि जो हमारा ये सैंपल था वो हमारा कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, कि इसमें एक हमारा कार्बन और ऑक्सीजन वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से यानी कि जो हमारा सैंपल है वो जिस भी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उस रेंज की लाइट को हम क्या करते हैं, हमारे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि पहले से हमारा स्टैंडर्ड है जिसमें हमारा लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रुप हमारा कौन से रेंज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उससे हम यहाँ पे मैच करा लेते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। मान लो ये मैंने लाइट बंद कर दी अपनी, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लैश लाइट से क्या है, हमारी इस पूरी नोटबुक में यार रोशनी जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको उंगली लगाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्लेस है नीचे वाला, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ आपको अंधेरा लग रहा है। तो आप इससे समझो कि मान लो ऊपर से मेरी लाइट आ रही है आईआर वाली, और वो लाइट हमारी क्या है, नीचे वाले पेज पे हर तरफ पड़ रही है, लेकिन वो इस जगह पे नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि इस वाली लाइट को हमारी क्या है, उंगलियों ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हमको क्या है, इस तरफ अगर हम देखें तो मान लो अगर मैं यहाँ पे इस तरह ग्राफ बनाऊँ, इस तरह देखे, तो अगर मैं इस परछाई पे इस तरह ग्राफ बनाऊंगा, इसको हटाऊंगा तो आपको कुछ उंगली जैसा फील होगा। तो आपने क्या किया कि इस एब्जॉर्बेंस पे, यानी कि इस वाली जगह की जो लाइट है उसको हमारी उंगली ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बेस पर आपने यहाँ पता लगा लिया कि हमारी क्या थी, यहाँ पे उंगलियाँ हो सकती
सकती है। तो सेम यहाँ पर है कि जब हम सैंपल से IR को पास कराते हैं तो सैंपल हमारा कुछ रेंज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सबको यहाँ पास कर देगा। तो हमारा ग्राफ सीधा दिखेगा और जिस रेंज को इसने एब्जॉर्ब किया वो हमारे नीचे आ जाएगा। हम मैच कराएंगे अपने स्टैंडर्ड में कि भाई इसने कौन सी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब किया है और उसके थ्रू हम जहाँ पे सैंपल है उसको हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो इस तरह पूरा हमारा IR का फंडा काम करता है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा पूरा बेस कि कैसे हमारा IR यहाँ पे काम करता है। बाकी जो हमारा IR होता है ये क्या करता है कि जैसे मान लो यही हमारा सिंपल फंडा है कि मान लो कोई हमारा ये सैंपल है और यहाँ से हम जैसे करेंगे IR को पास करेंगे तो जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स हैं क्या करेंगे, इस IR की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं कि ये दो मतलब फंडामेंटल वाइब्रेशन शो करते हैं, यानी कि अपने आप में मूवमेंट शो करते हैं। यानी कि जब यहाँ पास करेंगे तो मान लो जो इनको रेंज है 4000 वाली निकलेगी, जैसे 2700 आएगी, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेशनल मतलब वाइब्रेट क्रिएट करते हैं अपने अंदर वाइब्रेशन। तो इसको हम क्या फंडामेंटल वाइब्रेशन बोलते हैं और ये हमारे दो तरह के होते हैं और ये हमारे प्रिंसिपल के अंदर ही आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन हमारी ये स्ट्रेचिंग, एक हमारी स्ट्रेचिंग होती है, एक हमारी बेंडिंग होती है। स्ट्रेचिंग में मतलब ये हमारी क्या होंगी, मूवमेंट होगी, यानी कि मान लो कोई हमारे मॉलिक्यूल्स है तो आपस में इस तरह मूवमेंट होते हैं। असिमेट्रिक सिमेट्रिक दो तरह की होती है, बाइंडिंग हमारी 4 तरह की होती है। तो इसको डिटेल्स में आप क्या कर रहे हैं ना, लॉन्ग वीडियो में जाकर जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने शॉर्ट में आपको नाम लिख दिया, इससे आपको ये मेमोराइज रहेगा क्या कैसे था। तो ये हमारी होती है पूरी IR के यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में। अब यहाँ बात करते हैं कि एनालिस्ट फैक्टर विच अफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमारी ये फंडामेंटल वाइब्रेशन हो रहे हैं, रोटेशन हो रही है, इसको हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इनको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लगभग 4 हमारे फैक्टर। एक हमारा है कपल इंटरेक्शन, यानी कि अगर कोई हमारे जो सैंपल है इसमें अगर दो तरह के हमारे फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम हो गए तो गड़बड़ हो सकती है। फिर एक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मान लो जो सैंपल है अगर इसमें कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। रेजोनेंस इफेक्ट में अगर रेजोनेंस आ गया तो गड़बड़ हो सकती है। और चौथा हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इसमें हमारे क्या आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। मान लो अगर इंडक्टिव में हमारा पॉजिटिव में लगा दिया तो हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी डाउन हो सकती है, नेगेटिव लगा दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। तो इनको भी आप डिटेल्स में देख सकते हो। बाकी ये फंडे आप याद रखना क्या कैसी चीज़ें हैं। बाकी हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है डिफाइन पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो ये शायद हमारा IR में या फिर UV वाला था। तो पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक तरह का कंपाउंड होता है। इसकी खासियत क्या है कि ये क्या करता है, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में एक तरह से कन्वर्ट कर देगा। सिंपल समझो, यहाँ पर क्या करेंगे, पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे, यहाँ आगे पीछे इलेक्ट्रिक है, सॉरी IR में ही। जैसे हम IR की रेंज यहाँ पास करते हैं, यहाँ पर क्या होगी, ये ब्लैक कलर का होता है तो हीट डेवलप होगी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे इसके अंदर वोल्टेज क्रिएट होंगे और हमारे पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट हो जाएगी और इस तरह हमारे ये पूरा डिटेक्टर काम करता है और फाइनली ये हमारा रिजल्ट शो करेगा। तो जो हमारे ये पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है ये हमारा FTIR के लिए ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा पूरा इसका फंडा था। 5th क्वेश्चन हमारा इसमें आता है डिफाइन फ्लेम फोटोमेट्री। तो फ्लेम फोटोमेट्री हमारी क्या होती है इसको समझते हैं। बाकी जो हमारा IR था उसमें 1-2 डिटेक्टर और थे तो आप सब पे थोड़ा बहुत नजर डाल देना। तो फ्लेम फोटोमेट्री की अगर सिंपल बात करें तो ये हमारा क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स के बारे में, मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं ना उनकी डिटेक्शन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब कैसे समझो, तो मान लो कोई हमारा ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन है और इसके अंदर कोई भी हमारा लिक्विड भरा हुआ है। तो उस लिक्विड के अंदर अगर हमारे मेटल्स तो प्रेजेंट नहीं है, उसी मेटल्स की डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्लेम फोटोमेट्री का यूज़ करते हैं। अब मेटल्स कौन कौन से ये डिटेक्ट कर सकता है, तो ये हमारे ग्रुप 2nd A वाले सोडियम पोटेशियम लिथियम, ग्रुप 1st A वाले अर्थ मेटल हमारे कैल्शियम मैग्नीशियम बैरियम, इन चीज़ों की ये क्या करता है, डिटेक्शन करता है। बाकी ये हमारा एक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यानी कि ये एमिशन पे हमारा बेस होता है। जो मैंने आपको पहले बताया था फ्लोरोसेंस का फंडा, उसी पर ये थोड़ा सा हमारा बेस होता है कि मतलब सिंपल हमारी एमिशन हम कैलकुलेट करके अपने कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल को यहाँ पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा फंडा था यहाँ पर। बाकी इसमें हम फ्लेम का यूज़ करते हैं इसलिए इसका नाम फ्लेम फोटोमेट्री हमारा कहलाता है। बाकी डिटेल्स आप लॉन्ग में देख सकते हो। बाकी अगर इसमें 6 क्वेश्चन की बात करें तो राइट रोल ऑफ नेबुलाइजर एटमाइजर इन फ्लेम फोटोमेट्री। तो फ्लेम फोटोमेट्री में नेबुलाइजर और एटमाइजर का यूज़ करते हैं। तो अगर हम दोनों के बारे में बात करें तो एटमाइजर को पहले समझते हैं। ये क्या करता है, जैसे हम फ्लेम में यूज़ करते हैं, हमारा जो लिक्विड है बड़े बड़े साइज में होता है तो इसको हम छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, ड्रॉप में यानी कि छोटे छोटे में कन्वर्ट करते हैं। तो ये काम हमारा एटमाइजर का होता है। अब नेबुलाइजर क्या करता है, उसी को क्या करेगा, फाइन पार्टिकल बना के हमारे उस सैंपल यानी कि फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। तो अगर आपने फ्लेम फोटोमेट्री स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो थोड़े आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, वरना ये दोनों का काम अगर देखा जाए मिलकर, तो ये क्या करते हैं, बड़े लिक्विड पार्टिकल उनको छोटा करते हैं और छोटा करने के बाद क्या करते हैं, उसको ये फाइन ड्रॉपलेट यानी कि फ्री एटम में कन्वर्ट करके उसको लिक्विड के अंदर सॉरी फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यानी कि जो हमारी फ्लेम होगी इस तरह का जो बर्नर है, उसके बाद जो हमारी ये फ्लेम होगी इस फ्लेम में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके बाद हमारी आगे की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो यही हमारा था फ्लेम फोटोमेट्री और उसके ये नेबुलाइजर और एटमाइजर के बारे में। बाकी अब हमारा यहाँ आता है डिफाइन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो हमारा फ्लेम वाला था उसमें हमारा जो प्रिंसिपल एमिशन का था उसी का थोड़ा सा उल्टा है कि इसमें हम क्या करते हैं, अपना प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन का यूज़ करते हैं। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि हमने जैसे कोई भी बर्नर था उसमें से हमने लाइट से क्या किया, रेडिएशन को पास किया। तो
कितनी रेडिएशन की लाइट को क्या कर रहा है हमारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ मीजर कर लेते हैं और अपने किसी भी मेटल को हम क्या करते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो हुआ था कि जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं AAS बोलते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी डिटेक्शन ऑफ मेटल्स में हम यूज़ करते हैं, यानी कि ये भी हमारी मेटल्स की डिटेक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। साथ में ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी हमारी कर देती है, ठीक है। तो एग्जांपल अगर देखें तो डिटेक्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम आयन इन ब्लड सीरम, ब्लड के अंदर भी हमारी ये चीज़ें हैं, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं मीजर कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है AAS यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब अगर हम इसके बारे में प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो जैसे मान लो हमारा, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम शो कर दूंगा, थोड़ा सा आपको समझ आएगा अच्छे से। तो जैसे ही हम क्या करते हैं अपना जो भी लिक्विड सैंपल है, यहाँ पे हम लिक्विड सैंपल का यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमारा मिक्सचर है, उसको हम जिसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो हमारा गर्म हो के धीरे धीरे हमारे न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जैसे ही वो क्या करता है, जैसे ही हमारी जो लाइट है उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अब वो केवल स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब, यानी कि जिस रेंज के वो करता है उसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस एब्जॉर्प्शन जो उसने लाइट की उसको हम मीजर कर लेंगे, और हर एक एलिमेंट जो हमारा होगा वो अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ को मीजर करता है। तो जो कोई भी हमारा मॉलिक्यूल होगा वो जिस भी लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे अपने स्टैंडर्ड में कि भाई उसने कौन से मतलब उसकी की है, और उसके बाद हम उसका पता लगा लेते हैं कि भाई ये कौन सा हमारा मेटल होगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे हमारा सोडियम है, Na हमारा है, तो वो लगभग 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हम यहाँ पर पूरा परफॉर्म कर रहे हैं और अगर उस जो मेटल था उसने अगर इस वाली रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये हमारा कौन होगा, ये हमारा सोडियम होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर पूरी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब इसमें कंसंट्रेशन हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो कितनी ज़्यादा हो रही है, जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा हमारे जो मेटल के एलिमेंट्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो इस तरह हम यहाँ पर प्रिंसिपल पूरा काम करता है। अब हमारा एक टर्म आता है डिफाइन नेफेलोटर्बिडिमेट्री। तो ये सिंपल सी बात क्या है कि जो हमारे सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन आपको यहाँ दिख जाएंगे कि इसके अंदर हमारे सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड के अंदर भरे होते हैं और वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते, वो कुछ टाइम बाद हमारे नीचे भी सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इन सस्पेंशन को मीजरमेंट करने के लिए हम इस नेफ्लोटर्बिडिमेट्री का यूज़ करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक हमारी होती है नेफ्लोमेट्री, एक हमारी होती है टर्बिडिमेट्री। अब नेफ्लोमेट्री में क्या है कि जब इसमें जो हमारी सस्पेंशन की कंसंट्रेशन कम होगी तब हम इस नेफ्लोमेट्री का यूज़ करते हैं, और अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, टर्बिडिमेट्री का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर फंडा होगा। एग्जाम्पल समझे तो मीजरमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इन ब्लड के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जो एंटीबॉडीज़ है उनको मेजर करने के लिए हम इस नेफ्लोटर्बिडिमेट्री का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टर्बिडिटी को चेक करते हैं। भाई ऑब्वियसली बात है सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन में अगर जो हमारे सॉलिड पार्टिकल भी लिक्विड के अंदर हो गए और ये आपस में डिजोल्व भी नहीं, यानी कि घुले भी नहीं है, तो जितना ज़्यादा हमको ये क्या धुंधला यानी कि टर्बिड अगर दिखाई देगा तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो उतने ही ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस नेफ्लोटर्बिडिटी में हम इस टर्बिडिटी को ही चेक कर लेते हैं। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसके अंदर जो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल है वो हमारी ज़्यादा होगी, टर्बिडिटी कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल हमारी क्या कम होगी। बाकी अब हमारा क्वेश्चन आता है एनालिस्ट इंटरफेरेंस इन AAS यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंटरफेरेंस की बात करें तो एक हमारी फिजिकल होती है, फिर एक एनायनिक होती है, एक हमारी वेपराइजेशन होती है। फिर फिजिकल में हमारे बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन है, स्पेक्ट्रल लाइन इंटरफेरेंस है। तो ये हमारी चीज़ें, इसको आप यहाँ नोट डाउन कर लेना, कभी कभी याद आती है, वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारी यहाँ इंटरफेरेंस आती है फ्लेम फोटोमेट्री में, तो इसको मैंने डिटेल में कराई रखा है, इसमें भी पॉइंट आप लिख लो। स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस, कैटाइन एनाइन इंटरफेरेंस, कैटाइन कैटाइन इंटरफेरेंस और ऑक्साइड फॉर्मेशन इंटरफेरेंस। तो ये इसके बारे में आप यहाँ लिख लेना। अब 11th हमारा क्वेश्चन आता है राइट अबाउट होलो कैथोड लैम्प। तो अगर आपने अभी जो डायग्राम देखा था AAS यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो आपको ये होलो कैथोड लैम्प के बारे में पता चलेगा होगा कि ये हमारे को इस तरह का होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा है होलो कैथोड कि मतलब पूरा कैंप है, इसके अंदर हमारा जो भी मेटल होता है उसको हम यहाँ रख देते हैं। अब मेटल हमें यहाँ रख दिया, यहाँ से जैसे ही हम करंट पास करते हैं जो भी हमारे इसके गैस है और ये एनोड हमारे क्या करेंगे इसकी तरफ मूव करते हैं, तो ये हमारा क्या करेगा वेवलेंथ को रिलीज करता है। अब जो हमारा मेटल है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करेगा जो हम यहाँ पे फिक्स होता है, यानी कि ये वाला हमारा फिक्स होता है। जैसे ही हमें रिलीज करेंगे, मान ली सोडियम रखा है तो ये हमारी 589 नैनोमीटर की रेंज को क्या करेगा, एमिट करेगा। अब इसके आगे जो भी हमारा सैंपल है जिसको हम टेस्ट सैंपल जिसको हम मीजर करेंगे, अगर वो हमारा क्या करता है इस वाली रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर वो पास नहीं करता, हमको ग्राफ में पास हुआ नहीं दिखता, अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम बता देंगे कि भाई ये इसमें जो अंदर है वो हमारा सोडियम है। अगर ये पास कर देता है तो हम बोलेंगे ये हमारा सोडियम नहीं है। तो इस तरह हमारा ये पूरा काम करता है। और HCl को हम होलो कैथोड लैम्प बोलते हैं। अब इसमें वही है कि ये हमारा होलो कब होता है, इसमें हमें रेडिएशन एलिमेंट रखते हैं और यही सारी चीज़ है। बाकी ये AAS में हमारा यूज़ किया जाता है। वर्किंग मैंने आपको बता दी, चाहो तो आप इसको बना के लिख के आ सकते हो। अब इसमें एक हमारा क्वेश्चन बनता है राइट वेरियस रेंजेस इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारी रेंज बनती है, तो एक हमारी मतलब अगर रीजन देखें तो एक हम इसको माइक्रोमीटर में पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में। तो माइक्रोमीटर में नियर, मिड, फार, तीन तरह की हमारी रेंज आती है। नियर में 0.7 से 2.5 माइक्रोमीटर, मिड में 2.5 से 25 माइक्रोमीटर और फार में 25 से 1000। इसको अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में करें, जो मैं आपको पहले बात कर रहा 14,000 से 4,000 तक, 4,000 से 400 और 400 से 10 तक होती है हमारी। अब मोस्टली जो हमारी यूज़ की जाती है वो हमारी जो है मिड वाली, यानी कि मिड IR रेंज को हम यहाँ
यूज़ करते हैं, जिसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और मोस्टली यार में यही होती है। बाकी हम अगर वेवलेंथ हमारी इधर बढ़ रही है तो यहाँ पे हमारी क्या एनर्जी यहाँ पे इधर था, यानी कि इधर कम हो रही है, इधर हमारी एनर्जी बढ़ रही है। ये आपको बताइए उल्टा फंडा होता है, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम, एनर्जी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम। तो इस तरह हमारी ये पूरा चलता है। थर्ड में हमारा आता है राइट प्रिंसिपल ऑफ टर्बिडिमेट्री। तो यही मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब कोई भी हमारा सैंपल है उसके अंदर जैसे ही हम लाइट को पास करते हैं अपने, तो वो हमारा क्या करेगा, लाइट को स्कैटर्ड करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, जितना ज़्यादा टर्बिड कोई चीज़ दिखाई दे रही है उसके अंदर कंसंट्रेशन उतने ज़्यादा है, नॉर्मल सा फंडा है। बस उसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर मीजर करते हैं अपने प्रोफेशनल तरीके से। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने डिटेक्टर फिट करते हैं, सारी चीज़ें फिट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर जो हमारा टर्बिडिटी है उसमें हम जो अपने डिटेक्टर फिट करते हैं वो 180 डिग्री पर यानी कि स्ट्रेट फिट करेंगे। और जो हमारी नेफ्लोमेट्री है उसमें हम क्या करेंगे 90 डिग्री यानी कि नीचे की साइड हम मीजर करते हैं। इतना सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। बाकी यही वही बना फंडा है कि हम यहाँ पर पूरा चेक कर लेते हैं टर्बिडिटी कितनी है, कैसी है। अब लास्ट हमारा इसमें आता है डिफाइंड फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये हमारा रीजन क्या होता है, तो जहाँ पे आपको दिखा है ये हमारा मिड वाला रीजन है। इसके अंदर हम 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक की क्या करते हैं IR की रेंज को बाहर मतलब फेंकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट रीजन है इसमें हम क्या करते हैं 1200 से लेके 700 सेंटीमीटर इनवर्स तक, यानी कि ये हमारे मिड के अंदर का एक पार्ट है जिसके अंदर ये हमारी फिंगरप्रिंट रीजन कहलाती है। अब ये स्पेशल क्यों है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स वाले सब्सटेंस होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पा सकते, उनको हम क्या करते हैं इसके अंदर डालते हैं। और ये हमारा उनको ईजिली क्या कर देता है, मेजर कर देता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन यहाँ पर वही फंडा कि हर एक चीज़ के लिए हमारा जो वेवलेंथ है वो यूनिक होती है। हर एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कंपाउंड के लिए हमारी जो वेवलेंथ है वो यूनिक होगी। तो उसी के बेस पर हम इनको क्या करते हैं यहाँ सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा था फिंगरप्रिंट रीजन। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो अब हमारे जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड थे यहाँ के हमारे लगभग सभी 2 मार्क के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपको पूरी चीज़ का क्या हो गया होगा यहाँ पर, मतलब एक तरह से रिवीजन हो गया होगा। तो अब आप लोगों ने क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द FT-IR एंड IR, यानी कि हमारी जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो और FT-IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी बहुत ही जल्द आपको जो क्रोमेटोग्राफी है इनके सभी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसी से आपका जो रिवीजन है वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।